नमस्कार साथियों, नव्या आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला आर्टिकल है ये, हाउ डिड द एससी रीड द ओबीसी क्रीमी लेयर टेस्ट। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ओबीसी जो आरक्षण है ना, उसके अंदर जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बेस्ड है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 मार्च 2026 को फैसला दिया कि ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने में केवल माता पिता की सैलरी को आधार नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये सब हम पहले स्टार्टिंग से इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि ये है ना आया कहाँ से था। 1992 में इंदिरा साहनी केस से शुरू हुआ था, है ना। इस फैसले में ये कहा गया था कि ओबीसी में जो भी आर्थिक और सामाजिक रूप से ज़्यादा मजबूत लोग हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए और उन्हीं लोगों को क्रीमी लेयर कहा गया, है ना। और नियम क्या थे क्रीमी लेयर तय करने के। 1993 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT ने ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने के नियम जारी किए थे। क्या बताया था उन्होंने कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बच्चे हैं, है ना, जिन्हें आरक्षण किन किन बच्चों को नहीं मिलेगा, जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के बच्चे हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के बच्चे हैं, ग्रुप A ग्रुप B अधिकारियों के बच्चे हैं, और या फिर सेना के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के बच्चे हैं। ये जो इतनी ऊंची पोस्ट वाले हैं, जो आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं, उन लोगों को क्रीमी लेयर में काउंट नहीं किया जाएगा और आरक्षण का लाभ जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये 1993 में हुआ था, है ना। क्रीमी लेयर तय करने के लिए इनकम टैक्स वेल्थ टेस्ट लागू किया जाएगा, है ना। पहले इनकम टैक्स वेल्थ टेस्ट क्या है कि यदि माता पिता की जो वर्तमान में यदि माता पिता की आय 8 लाख से ज़्यादा है सालाना, है ना, लगातार 3 वर्ष तक इतनी आय रहती है सालाना, तो उम्मीदवार को क्रीमी लेयर माना जाता है ना। या उनके पास संपत्ति है तो बच्चे क्रीमी लेयर माने जाएंगे। लेकिन 1993 में क्या था कि इन आय को गिनती में नहीं लिया जाएगा और सैलरी और कृषि 1993 का जो नियम था उसमें ये जो सैलरी है उसे और कृषि आय को एक्सक्लूड किया गया था कि इन लोगों को जो है आय की गिनती में नहीं लिया जाएगा। किस किस को लिया जाएगा? यदि व्यापार से आय है, यदि संपत्ति से आय है और यदि पूंजी लाभ आपको हो रहा है तो वो उसे असली आय माना गया और क्रीमी लेयर में इंक्लूड किया गया। ठीक है, कृषि आय को इनकम टैक्स में शामिल नहीं किया गया, सैलरी और कृषि आय को, है ना। और 2004 में क्या हुआ, DOPT के एक स्पष्टीकरण पत्र में सैलरी को भी आय में शामिल करने की बात कही गई, जिससे दोनों नियमों में 1993 वाले में और 2004 वाले में जो है कन्फ्यूजन पैदा हो गया, है ना, भ्रम पैदा हुआ। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2004 का जो पत्र है वो 1993 के नियमों के विपरीत है। इससे PSU और प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के बच्चों के साथ भेदभाव हुआ है। यह निर्णय मुख्य रूप से PSU और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले OBC माता पिता के बच्चों पर लागू होगा। ठीक है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि जिन उम्मीदवारों को पहले गलत तरीके से OBC लाभ मिला उनके लिए अतिरिक्त पद बनाकर आरक्षण का लाभ दिया जाए। जब तक PSU की पोस्ट को सरकारी पोस्ट के बराबर नहीं माना जाता, OBC उम्मीदवारों की क्रीमी लेयर जांच सही तरीके से करनी होगी। केवल सैलरी के आधार पर नहीं, उन्हें क्रीमी लेयर नहीं माना जा सकता, है ना। सिर्फ सैलरी के आधार पर उन्हें हम क्रीमी लेयर नहीं मान सकते। ठीक है, इस न्यूज़ में इतना ही था, हम अगले डिस्कस कर लेते हैं। वाई डिड द SC अलाउ पैसिव यूथनेशिया। ये हमने कल भी देखा था और इसे हम आज भी देख लेते हैं। हाँ, एक्टिव यूथनेशिया 2 पढ़ा था ना कल हमने। एक तो पैसिव होता है
और यूथनेशिया और एक एक्टिव यूथनेशिया होता है। क्या होता है दोनों बेसिकली कि जब मरीज़ जो है बिल्कुल चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, अपना खुद का जीवन यापन नहीं कर सकता है, किसी और पर टोटली डिपेंड हो गया है, तो उस स्थिति में उसे इच्छा मृत्यु का अधिकार है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मार्च 2026 में 13 साल से वेजिटेटिव अवस्था में पड़े हरीश राणा के मामले में लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति दे दी कि वो जो इक्विपमेंट थे, जो यंत्र थे, उनके सहारे से वो अब तक जी रहा था। न वो उठने में, बैठने में, खाने पीने में किसी चीज़ में सक्षम नहीं है, टोटली डिपेंड था। तो जो लाइफ सपोर्ट दे रही थी चीज़ें, वो हटाने की अनुमति कोर्ट ने दी, है ना। डॉक्टरों और परिवारों ने कहा कि उनका इलाज बेकार हो चुका है, उससे अब कोई फ़ायदा नहीं है। पिछले 13 साल से वो इस कंटिन्यू इलाज कर रहे थे, लेकिन अब कुछ मतलब नहीं है, डॉक्टरों का ये कहना था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया, है ना। फिर कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार में सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है ना, राइट टू डाई विद डिग्निटी, है ना। अदालत के निर्णय के लिए बेस्ट इंटरेस्ट टेस्ट लागू किया गया, जिसमें क्या देखा जाता है कि इलाज मरीज के वास्तविक हित में है या केवल कृत्रिम रूप से जीवन बढ़ा रहा है, कि इलाज से मरीज को कोई फ़ायदा हो भी रहा है, उसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन है, कुछ उसकी हालत थोड़ी ठीक हो रही है, या फिर बस ऐसे ही जीवन को, सांसों को चला रहा है ना। टेस्ट के मुख्य बिंदु क्या होते हैं? हर मेडिकल उपचार को मरीज के हित में होना चाहिए, कृत्रिम रूप से जीवन बढ़ा रहा है या कोई फ़ायदा भी दे रहा है, मेडिकल और गैर मेडिकल दोनों पहलू पर विचार किया जाता है, और जीवन बचाने के पक्ष में हो कानून, लेकिन नियम पूरी तरह कठोर नहीं है। सामान्यतः तो ये जो कानून है वो जीवन को बचाने के पक्ष में है, लेकिन ये जो नियम है पूरी तरह कठोर नहीं है। अगर बीमारी असाध्य है, ठीक होने लायक नहीं है, तो इलाज सिर्फ पीड़ा बढ़ा रहा है, इस वजह से ये अधिकार दिया जाता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक्टिव यूथनेशिया जैसे घातक इंजेक्शन देना भारत में अभी भी अवैध है। मतलब आप किसी को मारने के लिए ये घातक इंजेक्शन नहीं दे सकते जिससे उसके मल्टीपल ऑर्गन फेल हो जाए और उसकी डेथ हो जाए। नहीं, आपको क्या करना है, जो आपने उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम रख रखा है उसे हटा देना है, ताकि वो ऑटोमेटिकली डाई हो जाए। पैसिव यूथनेशिया में कोई नई मृत्यु का कारण नहीं बनाया जाता, बल्कि कृत्रिम जीवन रक्षक उपचार जैसे वेंटिलेटर हटाकर प्राकृतिक मृत्यु होने दी जाती है। और हमारे यहाँ अभी तक तो पैसिव यूथनेशिया ही होता आया है, जैसे कि ये वेंटिलेटर हटा दिया जाता है, जिससे व्यक्ति की अपनी ही बीमारी से प्राकृतिक मृत्यु होने दी जाती है। यह निर्णय पहले के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि गायन कौर वी स्टेट ऑफ पंजाब, अरुणा सहवाग केस, है ना, 2011 में जो आया था, और कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के सिद्धांतों को आगे बढ़ाता है। ये पहले के कुछ केसेस रहे हैं राइट टू डाई के मामले में, है ना। इन सब में कोर्ट ने यही कहा है, इन लोगों को पैसिव यूथनेशिया का अधिकार दिया, सम्मान के साथ जीने का अधिकार के साथ जो है सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है, ये कोर्ट का कहना था। ठीक है, 2023-24 में सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने AMD प्रक्रिया को सरल करने और लाइफ सपोर्ट जो चीज़ें थी उन्हें हटाने के नियमों पर भी चर्चा की। ठीक है, बस इस न्यूज़ में भी इतना ही था। ये नेक्स्ट वाली न्यूज़ भी हम कल परसों देख चुके हैं। व्हाट इज़ द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, है ना। आज फिर ये आर्टिकल आया है तो हम इसे भी देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, है ना। यह एक ऐसा कानून है जो सरकार को ज़रूरी वस्तुओं की आपूर्ति और कीमत को नियंत्रित करने का अधिकार देता है गवर्नमेंट को। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट
1955 सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और कीमत को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। सरकार ने इसे लागू किया क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में तनाव के कारण एलपीजी आयात बाधित होने का खतरा पैदा हो गया। हम ये जो है एलपीजी और गैस और पेट्रोल जो है लगभग हम 90% बाहर से आयात करते हैं, और अभी वेस्ट एशिया में जो युद्ध की स्थिति चल रही है उसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से हमारे जो भी पोर्ट वगैरह थे जहाज़ वहीं पर रुक गए और यहाँ तनाव की स्थिति पैदा हो गई गैस की कमी के कारण, है ना। तो सरकार ने इसे लागू किया है। अभी भारत के एलपीजी खपत का बड़ा हिस्सा आयात पर ही निर्भर है और लगभग 90% आयात जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से ही आता है, इसलिए सप्लाई संकट की आशंका है। सरकार ने सभी रिफाइनरियों को प्रोपेन और ब्यूटेन को पेट्रोकेमिकल्स की बजाय एलपीजी उत्पादन में इस्तेमाल करने का अभी आदेश दिया है कि वो दूसरी जगह यूज़ ना करें प्रोपेन और ब्यूटेन को, और एलपीजी उत्पादन जो है ज़्यादा बढ़ाए ताकि कम से कम हमारी जो घरेलू ज़रूरत है हमारे देश की उसे तो पूरा किया जाए, जबकि हमारे पास अभी इतना स्टॉक में भी नहीं है, जिससे घरेलू उत्पादन लगभग 20% बढ़ा है। गैस वितरण में घरेलू पीएनजी, सीएनजी और एलपीजी उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जबकि उर्वरक और अन्य उद्योगों को सीमित गैस मिलेगी। ये अभी बोला है सरकार ने ऐसा कि जो घरेलू ज़रूरत है हमारी पहले उन्हें पूरा किया जाएगा, उसके बाद उर्वरक और अन्य उद्योगों का हम देखेंगे कि उन्हें कितनी गैस जानी चाहिए। अब कुछ क्षेत्रों में असर तो पड़ेगा ही। उर्वरक उद्योग में 70% गैस का उपयोग होता है, अन्य उद्योग में 80%, तेल रिफाइनरी में 65%, है ना। इसमें से कई उद्योग हैं, इससे कई उद्योगों और पेट्रोकेमिकल्स प्लांट में उत्पादन कम हो सकता है अगर हम समय पर एलपीजी उन्हें ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो, है ना। तो इतना ही कहेंगे कि जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है सरकार का एक आपातकालीन कानून है। इसे लागू करके सरकार ने एलपीजी और जो नेचुरल गैस है की सप्लाई को नियंत्रित किया है, ताकि सबसे पहले आम लोगों के घरों में रसोई गैस उपलब्ध हो सके और हमारे देश की जो ज़रूरी घरेलू चीज़ें हैं उन्हें पूरा किया जाए ज़रूरतों को, ठीक है। इसमें भी यही है, हम पहले भी देख चुके हैं। और अभी जो है न्यूज़ मिली है, आज ही के पेपर में आया है कि जो हमारे 2 एलपीजी कैरियर्स हैं उन्होंने अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पार किया है ना। भारत के 2 एलपीजी जहाज शिवालिक और नंदा देवी हैव क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है ना, क्रॉस किया भी करके भारत की ओर आ रहे हैं। दोनों जहाज़ों में कितना 46 हज़ार टन रसोई गैस है, यानी कुल मिलाकर करीब 90,000 टन एलपीजी है उसके अंदर, इन दोनों जहाज़ों के अंदर, है ना। शिवालिक जहाज़ 16 मार्च को मुद्रा पोर्ट पर पहुंचेगा, जबकि नंदा देवी 17 मार्च को कांडला पोर्ट पर पहुंचेगा। दोनों अलग अलग पोर्ट पर पहुंचेंगे, गुजरात में ही है दोनों पोर्ट। अभी भी 22 भारतीय जहाज़ हॉर्मुज में जो है अटके हुए हैं अभी इस समय, जिन पर 611 नाविक अभी भी सवार हैं और वो लोग वही एरिया में अटके हुए हैं युद्ध के कारण। इन जहाज़ों में से कुछ में एलपीजी, प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल भरा हुआ है। बाकी जहाज़ कंटेनर, बल्क कैरियर और मरम्मत के लिए जा रहे हैं, ड्राई डॉक हैं। और हर साल भारत जो लगभग है 200 लाख टन एलपीजी आयात करता है। अगर ये 2 जहाज़ गैस उतार देते हैं तो इससे लगभग 2 दिन की हमें गैस सप्लाई और मिल जाएगी। भविष्य में अगर खाड़ी क्षेत्र से सप्लाई कम होती है तो भारत को दूसरे देशों से एलपीजी लानी पड़ेगी, लेकिन वहाँ से आने में लगभग 2 महीने लग जाते हैं। वो लगभग जो है वो रास्ता काफ़ी लंबा रहता है, इसलिए इस न्यूज़ में भी इतना ही था। देख लेते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़।
41 of 166 टाइगर डेथ इन कंट्री लास्ट ईयर रिपोर्टेड इन महाराष्ट्र। देखो ये बहुत बड़ा जो है मुद्दा लगता है कि साल 2025 में पूरे भारत में 116 बाघों की मौत हुए, जिनमें से 11 मौतें महाराष्ट्र में दर्ज की 11 नहीं 41 मौतें महाराष्ट्र में दर्ज की गई। यह जानकारी महाराष्ट्र सरकार के विधान परिषद में दी गई। अकेले महाराष्ट्र में इतने सारे बाघों की मौत हुई। वन मंत्री जो है गणेश नायक ने बताया कि जो डेटा है वो NTCA से लिया गया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से लिया। ठीक है, शिकार को रोकने के लिए भी सरकार कदम उठा रही है। सरकार ने स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स और डॉग स्क्वाड को गश्त के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, कैमरा निगरानी भी चल रही है, मोबाइल ऐप भी जारी किए गए हैं, वाइल्ड लाइफ क्राइम सेल, रैपिड रेस्क्यू यूनिट, ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर भी बनाए गए हैं इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। ठीक है, मानव और वन्यजीव का जो संघर्ष है ये लगभग हमारे देश में हर जगह देखने को मिल रहा है कि जो जंगल का एरिया है वो है कम और बाघों की संख्या हो गई है ज़्यादा। तो अभी ऐसा होता है कि जो कोर क्षेत्र है उसको छोड़ कर के आजू बाजू में लोग रहते हैं अभी भी। तो मोस्टली होता है कि या तो बाघ है आबादी वाले क्षेत्र में एंटर कर जाते हैं, है ना। तो एक संघर्ष का जो मामला है वो हमें देखने को मिल रहा है। वन मंत्री के अनुसार जानवरों के व्यवहार और उनके रहने की जगह में बदलाव के कारण वे खेतों और गाँव की ओर चले जा रहे हैं, जिससे मानव और वन्यजीव संघर्ष जो है वो बढ़ रहे हैं। अभी तेंदुओं के ये संरक्षण पर विवाद क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्ताव दिया कि तेंदुओं को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में लाया जाए, जिससे जो उनका संरक्षण है वो उच्च स्तर का उन्हें दिया जाए, फैसिलिटीज़ दी जाएं। और पर्यावरणविद जो है उनका विरोध है कि इससे वन्यजीवों की सुरक्षा जो है वो कम होगी, है ना। दोनों का अपना अपना कहना है। और राय क्या दी है पर्यावरणविदों ने कि जंगलों की रक्षा और अतिक्रमण रोकने पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, ताकि मानव वन्यजीव संघर्ष कम हो। खनन उद्योग और बड़े प्रोजेक्ट्स के कारण जो है जंगल नष्ट हो रहे हैं, जिससे कि क्या होता है कि जानवर जो है वो घनी आबादी वाले क्षेत्र में एंटर हो जाते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों पर रोक लगाई जाए। ये जो पर्यावरणविद हैं उनकी राय थी गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। ठीक है, इस न्यूज़ में भी इतना ही था। अगर आप इस PDF चाहते हैं इसकी तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर विज़िट करके इसकी PDF ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।